सब। आज हम लोग 12 का वन शॉट रिवीजन चैप्टर वाइज एक्सरसाइज का कंसेप्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। आज मैं आपके सामने 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रिलेशन लेके आया हूं कि मैं इस पूरे लेक्चर में वन शॉट रिवीजन यानी कि पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज और इसके कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको बताने से पहले मैं थोड़ी सी एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग वन शॉट रिवीजन को कुछ दूसरे मेथड से समझ लेते हैं। वन शॉट रिवीजन का मतलब होता है कि किसी भी एक्सरसाइज को आप लोगों ने एंटायर एक्सरसाइज को 12 क्लास में पढ़ा और उसके रिवीजन वीडियो जो होते हैं ना वो वन शॉट रिवीजन होते हैं। अब बहुत सारे सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चे करते क्या है कि वन शॉट वीडियो को वो कंसेप्ट समझ लेते हैं और उसको पूरे 12 के कंसेप्ट को भूल जाते हैं और उसी पर फोकस करते हैं। नहीं, दिस पॉइंट शुड बी डिनोटेड। हमेशा आप इस बात को याद रखेंगे कि वन शॉट रिवीजन का मतलब होता है सिर्फ रिवीजन, चीजों को अपडेट करना। धीरे धीरे हम लोग कंसेप्ट को पकड़ेंगे और हम चाहेंगे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस बहुत ज्यादा कंसेप्ट न लेते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो चले हम देखते हैं रिलेशन चैप्टर। रिलेशन क्या होता है, पहले हम छोटी छोटी बातों को समझेंगे कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन जानने से पहले हम लोगों को जानना है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी दो सेट को, ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे, मान लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहे हैं कि अगर ये कोई आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 3 4। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, यदि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। चीजों को स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही क्विकली सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को, अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और ए क्रॉस बी का मतलब होता है अगर सेट में एलिमेंट है 1 2 3 क्रॉस एक सेट में एलिमेंट है 3 4। ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से 3 में होगा 1 3, 1 से 4 में होगा, कॉमा दे के लिखेंगे 1 4, फिर 2 से 3 में होगा 2 3 2 4, 3 से होगा 3 3 3 4। अब ध्यान से आप चीजों को समझेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, ध्यान से, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर किसमें होते हैं, इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा आप इस चीज को याद रखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। अब जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं बेटा, देखें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में होगा, सच दैट पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा बेटा, बी का होगा। चेक कर लो, फॉर ऑल सच दैट फॉर ऑल फर्स्ट एलिमेंट ए सेकंड एलिमेंट बी। चीजों को ध्यान से देखा जाए कि ये जितने भी एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सब ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है और सबका फर्स्ट एलिमेंट जो है ए में प्रेजेंट हो रहा है और सबका सेकंड एलिमेंट किस में प्रेजेंट हो रहा है, बी में प्रेजेंट हो रहा है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये हम अच्छे से समझ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं कौन से फॉर्म अटेंड करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोगों को एक्चुअली जानना है रिलेशन के बारे में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं।
सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप ये दिमाग में रखेंगे कि ये वन शॉर्ट रिवीजन है। वन शॉर्ट रिवीजन का मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप हम कंसेप्ट नहीं बताने जा रहे हैं, बस उसके केवल इंट्रो के बारे में हम लोग जानेंगे और बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हर एक चैप्टर का हम लोग पार्टिकुलर एक्सरसाइज पढ़ने, पार्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं रिलेशन क्या होता है, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज रिलेशन? देखिए, रिलेशन जानने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है। तो एक चीज ध्यान से देखें कि रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, वीडियो को आराम से देखें, दुनिया का कोई रिलेशन हो, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, यदि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो ए और बी, एक रिलेशन बी के साथ होता है यदि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एकदम एक छोटा सा डिफिनीशन जो रिलेशन को डिजर्व कर रहा है। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B मतलब क्या बेटा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट, रिलेशन का कोई भी एलिमेंट होगा वो सबसेट होगा किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब तो आपको सबसेट के बारे में जानना होगा, 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसेट क्या होता है। तो दुनिया का कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट हो सकता है, होगा। तो यही रिलेशन का डेफिनेशन होता है। अब देखो, जब रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग तो इसको बोलेंगे ए से बी में। आर एक रिलेशन होता है ए से बी में, तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अब रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में रिलेशन, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। बट एक और चीज पढ़ना है, रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट, किसी एक सेट पर रिलेशन क्या होता है, तब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। किसी एक सेट पर जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वो हो जाएगा ए क्रॉस ए। क्योंकि ए ही एक सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए। और जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो आर सबसेट होगा किसका बेटा? ए क्रॉस ए का। चलिए, एक रिलेशन कोई सा भी मान लो कि जितना हमेशा दिमाग में रखें कि अगर आर एक रिलेशन होगा तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस ई का, माने उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, अब चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। अब रिलेशन पढ़ने के बाद, रिलेशन जानने के बाद अब हम टाइप ऑफ रिलेशन में आएंगे। ठीक है, ये तो रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम आपको बताएंगे कि किसी एक सेट पर कैसे रिलेशन हम फाइंड करते हैं। अगर मान ले कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, ठीक है। अब एक मैं रिलेशन दे दूं, आर इज ए रिलेशन, दे दूं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में हो सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मैंने दे दिया ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल, पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट किसके होंगे? ए के होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं रिलेशन का, कि रिलेशन के एलिमेंट मान लिया कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में होंगे सच दैट ए प्लस बी, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है और इन दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है। और फॉर ऑल ए और बी दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें बाबू? ए में। तब देखें, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस ए तो क्या होगा बताएं? 2 2, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना ए से ए में एलिमेंट है 2 4 6 इंटू 2 4 6, तो ए क्रॉस से क्या होगा बाबू? 2 से 2 में 2 2 2 4 2 6, फिर देखें 4 2 4 4 4 6, फिर 6 से करेंगे तो 6 2 6 4 6 6, ठीक है। अब ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए ऑन सेट ए से ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ।
अब चीजों को हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर या कैसे रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो वो रिलेशन का एलिमेंट होता है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, ध्यान से देखिए, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट अगर ऑर्डर्ड पेयर में है तो उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट ए बी के फॉर्म में है, ठीक है। अब ए बी में ये दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम सम करते हैं तो उसका वैल्यू अगर 5 के इक्वल आए या 5 से अधिक आए तो उस कंडीशन में हम वो इस सेट का एलिमेंट होगा, रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो आर एक रिलेशन, चेक कर लो बेटा, 2 2 4 होगा, 2 में 2 को सम करेंगे 4, 5 के इक्वल नहीं है ना 5 के बड़ा है, 2 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 2 6 हो जाएगा, दोनों का सम 5 के इक्वल है 5 से अधिक, 4 2 हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा, 4 6 भी हो जाएगा, 6 2 भी हो जाएगा, 6 4 भी हो जाएगा और 6 6 भी हो जाएगा। देखो ये रिलेशन के एलिमेंट हुए। अब रिलेशन के जितने भी एलिमेंट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो एलिमेंट है। तो अब ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे आप लोग कि ये कैसे रिलेशन के एलिमेंट हुए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी। R में कोई एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है जिसमें दोनों का सम अगर हम करते हैं, A में B को ऐड करते हैं तो A प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब देखिए, चेक कर लो, ये सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, AB के फॉर्म में है। अब इसमें से वही AB को रिलेशन में लेंगे जब दोनों कंपोनेंट्स का सम 5 के इक्वल हो या 5 से अधिक हो। तो मैं वही एलिमेंट लिया, चेक कर लो, किसी भी एलिमेंट को, दोनों किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को अगर हम सम करेंगे तो वो 5 के इक्वल होगा या 5 से अधिक होगा, तो वो एलिमेंट रिलेशन के होंगे। अब कह रहा है कि फॉर ऑल, सबके लिए ए और बी दोनों किसके एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। चेक कर लो, सबका फर्स्ट कंपोनेंट और सबका सेकंड कंपोनेंट किसका एलिमेंट कहलाएगा, रिलेशन का एलिमेंट कहलाएगा। चीजों को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इसको नोट करेंगे। तो ये रहा रिलेशन का बेसिक डिफिनेशन मैंने दे दिया। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन में, कि टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके पहले बेसिक थोड़ा सा जानना है, उसको जानेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट डाउन, जल्दी से इसको आप नोट कर ले बेटा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन जानने से पहले छोटे छोटे 2 रिलेशन जानने जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, और दूसरा है बाबू यूनिवर्सल रिलेशन। इम्पटी रिलेशन शब्द से आप लोग परिचित हैं कि इम्पटी रिलेशन क्या होता है। अरे चेक कर लो ना, 11th क्लास में आप पढ़े हो इम्पटी सेट के बारे में। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है वो इम्पटी सेट होता है। बट हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें नंबर ऑफ रिलेशन 0 हो, जिसका कोई रिलेशन नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। R इज इक्वल टू 5। अब R इज इक्वल टू 5 कैसे होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, A इज इक्वल टू एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3, चाहे ऐसे दे दो 2 4 6। एक मैंने रिलेशन लिया कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में होगा सच दैट A प्लस बी इज ऑड नंबर। चेक कर लो बाबू, फॉर ऑल A B दोनों किसके एलिमेंट होंगे, सेट A के एलिमेंट होंगे। अब ध्यान से देखें, मैंने एक रिलेशन लिया कि जो चूंकि हम तो इस बता रहे हैं डेफिनेशन, R इज इम्पटी रिलेशन, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें किसी सेट पर वह रिलेशन क्या हो जाए बाबू, किसी सेट पर उस रिलेशन में कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो एक दूसरे से, किसी एलिमेंट का दूसरे के साथ इमेज ना बने, ये फंक्शन की बात है, मतलब कोई कोरिलेटेड नहीं हो। R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम उसको, 5। कैसे, मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट लिया 2 4 6। अब ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे।
अब इस 2 4 6 एक सेट है, मैंने एक रिलेशन लिया, चूंकि वो रिलेशन को हमको क्या दिखाना है, इम्पटी रिलेशन। क्या दिखाना है बेटा, इम्पटी रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन दिखाने के लिए मैंने एक सेट ले लिया। अब एक रिलेशन लिया ए बी के फॉर्म में हो सच दैट ए प्लस बी इज ऑड नंबर। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते ए क्रॉस ए तो एलिमेंट किस फॉर्म में होता, चेक कर लो, ऐसे होता ना, 2 2 2 4 एंड सो ऑन, ऐसे ना होता। यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होता है, चूंकि इसमें एलिमेंट है इवन नंबर, तो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट दोनों इवन नंबर होता है। और चेक कर लो कि किसी भी दो इवन नंबर का सम ऑड नंबर हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना। तो उसमें कोई एलिमेंट यानी कि रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 5। अब इसी पर थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट ये दिखाना है हमको, यूनिवर्सल रिलेशन। 2 नंबर यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, तो एक छोटा सा कंसेप्ट, किसी सेट ए पर, किसी भी सेट ए पर अगर यूनिवर्सल रिलेशन दिखाना हो तो R इज इक्वल टू होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। मैंने क्या बताया है रिलेशन का, जब मैंने डिफिनीशन दिया था तो मैंने बोला था ना कि दुनिया का कोई भी रिलेशन हो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। दुनिया का कोई भी रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, दुनिया का कोई भी रिलेशन हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है बाबू, सबसेट होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन देखो, यहां भी R इज इक्वल टू 5 और 5 किसी भी सेट में प्रेजेंट होता है, किसी भी सेट का यह सबसेट होता है। 5 को क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट या नल सेट यह एक अपने आप में सेट ही होता है। तो नल सेट किसी भी सेट में प्रेजेंट होता है, तो किसी भी सेट का यह सबसेट हुआ कि नहीं। अब आते हैं R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब मैंने क्या बताया था कि दुनिया का कोई भी रिलेशन हो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो चेक कर लो ना, कोई दो सेट अगर इक्वल भी हो तो पहले यह सबसेट होता है कि नहीं बी की, ये सबसेट होगा कि नहीं बी का, मैंने ए और बी अगर इक्वल की ही बात करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी, ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ए बी का सबसेट होता है। तो इक्वल हुआ तभी हम कह सकते हैं कि R का एवरी एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होता है, ए क्रॉस ए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इस रिलेशन के इक्वल होते हैं। तो अब इस रिलेशन अगर R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाए तो आप इसको क्या समझेंगे कि यह एक यूनिवर्सल रिलेशन है। इसी एग्जांपल को मैं बता रहा हूं, अगर मान लो कि मैं एक सेट ले लिया 2 4 6, तो अब अगर मैं एक रिलेशन ले लू ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में हो, R एक रिलेशन है, किस फॉर्म में है बेटा, ए बी के फॉर्म में है, सच दैट ए प्लस बी इज इवन नंबर और फॉर ऑल ए बी दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, सेट ए में। चेक कर लो, ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है, ए में बी को ऐड करें तो एक इवन नंबर है। तो बाबू दो इवन नंबर का सम तो हमेशा इवन नंबर ही होगा ना। इस सेट में एलिमेंट है 2 4 6, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे सब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि जो रिलेशन होगा वो किसके होगा, इक्वल ए क्रॉस ए के। तुम देख लो बेटा कि ए में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। तो ये सारे के सारे इवन नंबर है और दो इवन नंबर का सम, ये दो एलिमेंट का सम इवन नंबर ही होगा, एक इवन नंबर ही होगा। तो उस कंडीशन में सारे इसमें आ जाएंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीन मुख्य रूप से, ये सब चीजें तो भूमिका थी, लेकिन मुख्य रूप से बेटा ये तीन रिलेशन अगर आप समझ गए तो समझिए कि 12 लेवल का कंसेप्ट को आप अटेंड कर लिए। अब मुख्यतः यही तीन रिलेशन आपको जानना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। धीरे धीरे मैं आपको टू द पॉइंट लेके चल रहा हूं, बहरहाल थोड़ा सा समझेंगे और हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। चले नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट, एक इसी लेवल का कंसेप्ट है जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। बस थोड़ा सा का डिफरेंट हम समझते हैं, चलिए इसको नोट कर ले, ये हम मिटा रहे हैं।
नेक्स्ट देखते हैं बाबू आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। जनरली आइडेंटिटी रिलेशन को इट इज डिनोटेड बाय आई। अगर किसी सेट ए पर अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो आई है। जनरली आइडेंटिटी रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं बाबू? आई से डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और आइडेंटिटी रिलेशन को समझेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ध्यान से देखें बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि अगर मान लो किसी सेट पर अगर हमको आइडेंटिटी रिलेशन, हम मेन कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए क्या होता है? किसी सेट पर आइडेंटिटी रिलेशन, इस सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका सेम एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, तो वह एलिमेंट जो होता है ए, अगर ऐसे लिखो, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। मान लिया कि एक एलिमेंट लिया जो किसमें प्रेजेंट है, किसी सेट में प्रेजेंट ए है, ऑन सेट ए पर निकाल रहा है। तो ए अगर बिलोंग्स करेगा ए में, तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा सेट ए पर कि ए के फॉर्म में हो, ए के फॉर्म में, सच दैट फॉर ऑल, मतलब सबके लिए वह एलिमेंट प्रेजेंट हो सेट ए में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यही आइडेंटिटी रिलेशन का कंसेप्ट है कि ए के फॉर्म में हो। कहने का मतलब है कि अगर ए कोई किसी सेट का एलिमेंट लिए ए, चाहे कोई भी, तो उसका सेम एलिमेंट उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए फॉर ऑल, सबके लिए। ध्यान देंगे बाबू, फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ? सबके लिए। यानी कि अगर ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट मैंने क्या ले रखा बेटा? 1 2 3 4। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है, बहुत ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है ये सबका सेम एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट होगा। उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। चेक कर लो, अगर मैं दे दिया 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, और सबका सेम इस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। सबका सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, कह रहा है ना बाबू, सेम प्रेजेंट होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका सबका सेम एलिमेंट 1 1 2 2 3 3। अगर सपोज करो कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन ले ए पर, अगर हम दे दे ऐसे 2 2 3 3 4 4, बेटा यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, यह आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बिकॉज इसलिए कि 1 1, चूंकि 1 तो सेट ए में है बट इसमें नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए, इसीलिए आइडेंटिटी नहीं होगा और ऊपर वाला आइडेंटिटी होगा। अच्छे से समझ लेंगे कि किसी सेट में जितने भी एलिमेंट हो सबका सेम एलिमेंट जिस रिलेशन में होगा उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। अब रिफ्लेक्शन रिलेशन भी इसी से थोड़ा मोड़ा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम इसको पहले आप नोट कर लें। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लिए, ए बराबर एक सेट ले लिया, ए बी सी डी ई, एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई। अब मैं इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? ए बी बी सी सी डी डी ई ई। यह हमारा क्या कहलाएगा बाबू? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन मतलब हमेशा याद रखेंगे कि सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उस सारे एलिमेंट का सेम एलिमेंट अगर रिलेशन में प्रेजेंट रहा तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, अन्यथा वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको अच्छे से समझना है और ध्यान देना है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है 3 रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब मैं आपको थोड़ा सा जो अंतर है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में वो मैं इसके बाद बताने वाला हूं। पहले आप लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ लो, इसको मिटा रहे हैं आप, नोट कर लें। नेक्स्ट है बाबू, हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बहुत अच्छे से समझेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम देखेंगे, अगर मान लें कि कोई सेट ले रहा है, बहुत 3 रिलेशन अगर आप समझ लिए तो मुख्यतः रिलेशन चैप्टर में आपको कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पहले आप अच्छे से समझे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ध्यान से देखें बाबू, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर कोई किसी सेट पर, मान लिया कि लेफ्ट ए कोई एलिमेंट है जो किसी सेट में प्रेजेंट है, ए कोई एलिमेंट, ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्या बोलेंगे इसको, ए बिलोंग्स टू सेट ए, कोई एलिमेंट है जो किसी सेट में प्रेजेंट है, तो एक रिलेशन ए रिलेटेड टू ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ए रिलेटेड टू ए का रिलेशन ए से होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब तो आप बोलोगे कि सर आपने तो आइडेंटिटी के लिए भी यही डिफिनेशन दिया था, थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा समझ लें। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब होता क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर मान लो किसी सेट पर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखा रहे हैं, अगर एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट है ना, उस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका सेम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में प्रेजेंट होगा। अगर उसके अलावा अगर उसमें एलिमेंट हो तो भी रिफ्लेक्सिव, नहीं हो तो भी रिफ्लेक्सिव, लेकिन उसके अलावा मैंने कौन सा एलिमेंट, तो वही एलिमेंट जो किसमें प्रेजेंट है, सेट ए में प्रेजेंट है। एग्जांपल पे क्लियर हो रहा है पेशेंस, थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने एक रिलेशन लिया R1 जिसमें एलिमेंट ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2। R2 एक ले लिया जिसमें एलिमेंट है 2 1 2 2 3 3 1 1 3 2। R3 एक रिलेशन लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 1 1 2 2। R4 एक रिलेशन ले लिया जिसमें एलिमेंट है 2 2 3 3। अब ध्यान से आप हमारी बातों को समझेंगे। मैंने 4 रिलेशन लिया बेटा, R1 R2 R3 R4। चीजों को अच्छे से समझेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि सबसे पहले कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में प्रेजेंट है तो उसका सेम रिलेशन होगा, मतलब ए रिलेटेड टू ए। इसको क्या पढ़ेंगे, ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए का रिलेशन ए से होगा। फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं बाबू, फॉर ऑल, सबके लिए ए बिलोंग्स टू ए, जो एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट होगा। या इसका दूसरा मेथड है कि ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम एलिमेंट उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर ऑल, सभी के लिए सेट ए का एलिमेंट, सभी के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब क्या कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबका पहले देखेंगे कि सबका सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो रिफ्लेक्सिव, अगर सेम नहीं है, सबका सेम नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब एक चीज देखें, अगर मैं लिख दिया एक और एग्जांपल R5, अभी दिमाग में आया 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2। अब ये पांचों एग्जाम्पल को मैं बताऊंगा कौन रिफ्लेक्सिव है कौन नहीं है। सबसे पहले सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो इस सारे एलिमेंट का सेम एलिमेंट देखेंगे कि है कि नहीं। हाँ, तो 1 है तो 1 1 है, 2 है इसमें सेट ए में तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है।
अब 1 2 मतलब एक चीज देखो कि ए से ए में मल्टीप्लाई जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालोगे तो उसमें 1-2% होगा, तो 1 2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले ये सेम सेम होना चाहिए, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका सेम सेम परसेंट होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई रिलेशन में एलिमेंट है, वो एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, अगर उसमें रिलेशन में एलिमेंट है तो भी रिफ्लेक्सिव, नहीं है तो नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव। बट सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबका सेम सेम एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब यहां पर मैंने क्या दे दिया 1 2, यह रिफ्लेक्सिव है। अब आप R2 को देखो, R2 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है, सेम सेम है, 2 1। हाँ भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 आ ही जाएगा, आ जाएगा। 3 2 हाँ भाई आ जाएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव है। R3 चेक कर लो, 1 1 2 2, 3 3 नहीं है, बट ए में 3 है ना और इसमें 3 3 होना चाहिए ना, तो सबसे पहले तो सेम सेम देखेंगे, तो 3 3 नहीं है तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छे से देखेंगे R4 1 1 2 2 3 3, अब यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा। अब मैं आपको बताऊं कि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, और इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। चेक कर लो, यही डिफिनेशन मैंने दिया था ना कि इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा इसको आइडेंटिटी रिलेशन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि सबका सेम सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, अब आप इस बात को आप याद रखेंगे कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वह रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं R5। R5 क्या कहता है रिलेशन में? R5 इसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3। हाँ भाई सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबका सेम सेम एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो गया। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, 3 2 है। हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 आएगा, बट 4 2 कहां से आएगा इसमें? 4 तो डज नॉट बिलोंग, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 है ही नहीं सेट ए में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा कहां से? इसे अब मैंने क्या बताया था कि दुनिया का कोई भी रिलेशन हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। तो 4 तो ए में है ही नहीं, तो 4 2 ए में कैसे बिलोंग करेगा? इसीलिए यह भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन कौन रिफ्लेक्सिव होंगे? हियर R1 R2 एंड R4 आर रिफ्लेक्सिव, बट R3 and R5 does not reflexive, because क्यों बेटा R3 रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा कि 3 3 does not belongs to R3, एंड ये क्यों नहीं होगा? R5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 does not belongs to, चेक कर लो, R3 में 3 3 नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और R5 नहीं होगा इसलिए कि 4 does not belongs to सेट ए। 4 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया आपको? अच्छे से समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का यही कंडीशन होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट सेट का एलिमेंट है तो उसका सेम सेम एलिमेंट उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, और सबके लिए वह कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। और उसके अलावा एलिमेंट हो तो भी रिफ्लेक्सिव, नहीं हो तो भी रिफ्लेक्सिव। यहां से एक नया पॉइंट क्या मिला कि जितने भी, ध्यान देंगे, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बोल सकते हैं और बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू, इसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत अच्छे से समझेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, इसको नोट कर लिया।
सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखना है बेटा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर कोई एलिमेंट, अब इसमें दो एलिमेंट का नीड होता है, ध्यान से बात को समझेंगे। दो एलिमेंट का नीड होता है। लेट ए बी, दो एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट ले लीजिए, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि ए रिलेटेड टू बी, अगर ए का रिलेशन बी से होगा, विच इज इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। चेक कर लो भाई, अगर ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। इसको अनदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में प्रेजेंट है, विच इज इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। बी ए बी किस में प्रेजेंट होगा? आर में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। चेक कर लो भाई कि अगर एक रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन ए से होना अनिवार्य है। मतलब उसी रिलेशन में अगर ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का रिलेशन ए से होगा ही होगा। और इसमें अनदर कंसेप्ट ये है कि जो भी इक्वल एलिमेंट होते हैं, इक्वल एलिमेंट आर सिमेट्रिक। अब हम इसको समझाने वाले हैं, थोड़ा सा देखो। अगर मैं एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ध्यान से देखेंगे। अब यह कैसे सिमेट्रिक होगा? अगर मैं बाबू एक रिलेशन लिया R1 1 2 2 1, मतलब अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से होना चाहिए। अगर होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी ट्रांससिमेट्रिक होगा। अगर नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने ले लिया 2 3, तो जब 2 का 3 से है तो 3 का 2 से ले, 2 2 3 3। R2 एग्जाम्पल ले रहा है, 2 3 3 2 1 1 1 3। R3 1 1 2 2 1 2 2 1। R4 1 2 2 1 2 3 3 2। अब आप ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आप इसको बताएं कि कौन सिमेट्रिक है कौन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ए का रिलेशन बी से होगा, चेक कर लो, तो हम देखेंगे कि उसी रिलेशन में बी का रिलेशन ए से है कि नहीं। तो मैंने किस सेट पर निकालना है? मैंने एक सेट ले लिया ए। तो अब थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है कि अगर इसका ए क्रॉस से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो यही सब नए एलिमेंट आने की संभावना है। मतलब मान लीजिए कि R1 R2 R3 कोई रिलेशन है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसे मैंने इस कार्टेशियन, इसके सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, मतलब यह सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब सोचो कि यहाँ पे इस सेट में एलिमेंट है 1 2, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ 1 2। ए का रिलेशन बी से, तो ए की जगह पे क्या है? 1 है और बी की जगह पे क्या है? 2। तो ए का बी से माने 1 का 2 से है तो क्या होना चाहिए? बी का ए से होना चाहिए ना। चेक कर लो, ए का बी से रिलेशन है तो किसका होना चाहिए? बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से, चलो भाई ये सिमेट्रिक हो जाएगा। 2 का 3 से, 2 का किसके साथ है? 3 से, तो क्या 3 का 2 से होगा? चेक कर लो, 3 का 2 से होगा। ए का बी, बी का सी, बी का ए। अब 2 2 सेम मैंने क्या बताया कि इक्वल एलिमेंट आर सिमेट्रिक, इक्वल एलिमेंट आर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, जितने भी इक्वल एलिमेंट आएंगे मतलब कि सिमेट्रिक रिलेशन में सेम एलिमेंट आएंगे तो क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे। क्यों? चेक कर लो ना भाई, एक बार इसी को ए मानो, ए का बी से, बी का ए से, एक ही बात है। ये भी सिमेट्रिक कहलाएंगे, माने ओवरऑल R1 क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब R2 को देखते हैं, 2 का 3 से, चलो भाई 2 का 3 से है तो 3 का 2 से, ठीक है। ए का बी, बी का ए, 1 1 सेम है, सिमेट्रिक होगा। अब 1 का 3 से है, अगर इसको ए मान ले, इसको बी,
तो 1 का 3 से है तो 3 का 1 से होना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? चाहिए। ठीक है, तो 1 का 3 से है तो 3 का 1 से होना चाहिए, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। 3 1 किस में प्रेजेंट नहीं है? R2 में प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं? R2 इज नॉट सिमेट्रिक। R2 जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा R3। R3 में कौन कौन एलिमेंट है? 1 1 सेम मैंने क्या बोला कि जितने भी सेम एलिमेंट होंगे वह सिमेट्रिक होंगे। 1 1 सिमेट्रिक है, 2 2 सिमेट्रिक है, 1 का 2 से 2 का 1 से है, ओवरऑल ये सिमेट्रिक है। R4 को देखते हैं, 1 का 2 से, 2 का 1 से, ठीक है, 2 का 3 से, 3 का 2 से, ये भी सिमेट्रिक है। तो यहां पे कौन कौन सिमेट्रिक होंगे? R1 R3 एंड R4 आर सिमेट्रिक। बट कौन सिमेट्रिक नहीं है भाई? कौन सिमेट्रिक नहीं है? R2 does not symmetric. R2 does not symmetric because 3 1 does not belongs to R2। अच्छे से समझ लो, 3 1 किस में प्रेजेंट नहीं है? R2 में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चेक कर लो बेटा, ये मेरा सिमेट्री का कंडीशन हुआ, जल्दी से नोट करें। तो हम आगे देखें ट्रांजिटिव